प्रोजेक्ट 2025 रिपब्लिकन एजेंडा और भारतीय अमेरिकी सपने पर मंडराता खतरा। यह लेख राकेश कृष्णन सिम्हा के द्वारा लिखा गया है। भारतीय अमेरिकियों ने जिन कठिन संघर्षों से अपनापन पाया था, प्रोजेक्ट 2025 की वीजा सख्ती, व्यापक निर्वासन की आशंका और धार्मिक राष्ट्रवाद की झलक उसी आधार को कमजोर कर रही है, जिससे कई परिवार बढ़ती नफरत और आर्थिक अनिश्चितता के बीच वैकल्पिक योजनाएं बनाने लगे हैं। प्रोजेक्ट 2025 की कठोर वीजा नीतियां, संभावित निर्वासन और ईसाई राष्ट्रवादी झुकाव। भारतीय अमेरिकी अमित गुप्ता गोपनीयता की दृष्टि से नाम परिवर्तित भारतीय अमेरिकी सफलता की कहानी का एक प्रतिनिधि उदाहरण माने जा सकते हैं। वे न्यू जर्सी में पैदा हुए, जहां उनके माता पिता 70 के दशक में दिल्ली छोड़कर आ बसे थे। दीपावली के पारिवारिक उत्सवों और 4th ऑफ जुलाई की देशभक्ति से भरी गर्मियों के बीच बीता उनका बचपन भारतीय और अमेरिकी दोनों सांस्कृतिक परिवेशों में सहज रूप से ढलता रहा। उनके पिता रासायनिक अभियंता थे और माता एक विद्यालय शिक्षिका। परिवार में अनुशासन, परिश्रम, आत्मविश्वास और उपलब्ध अवसरों का सदुपयोग करने की प्रवृत्ति को विशेष महत्व दिया जाता था। कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित ने सिलिकॉन वैली की एक अग्रणी तकनीकी कंपनी में अपना कैरियर आरंभ किया और क्रमिक उन्नति के साथ आज सैन होजे में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। उनकी पत्नी, जो स्वयं दूसरी पीढ़ी की भारतीय अमेरिकी हैं और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हैं, के साथ उनकी 2 बेटियां माया और तारा अमेरिका के उदार, शिक्षित और बहुसांस्कृतिक वातावरण में पली बढ़ी। परिवार हर 2 वर्ष में भारत अवश्य जाता है, परंतु उनका दैनिक जीवन, शिक्षा और सामाजिक परिवेश पूर्णतः अमेरिकी मूल्यों से निर्मित है। कैलिफोर्निया की विविध सामाजिक संरचना ने इस परिवार को विकसित होने का अनुकूल अवसर दिया। वे फ्रेमॉन्ट उपनगर में रहते हैं, जहां अनेक देशों, नस्लों और भाषाओं के लोग पास पास रहते हुए एक बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक समुदाय बनाते हैं। माया और तारा जनरेशन के उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें सामाजिक न्याय, पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक विविधता प्रमुख तत्व हैं। अमित अक्सर अपने माता पिता के परिश्रम का जिक्र करते हुए कहते थे कि उनका परिवार इस विचार का जीवंत उदाहरण है कि अमेरिका में व्यक्ति का मूल्य उसकी मेहनत और कौशल से तय होता है, न कि धर्म या रंग से। प्रोजेक्ट 2025 एक भय का वातावरण, परंतु उनके इस विश्वास को 1 नवंबर 2025 को अचानक गहरा धक्का लगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने श्वेत ईसाई मतदाताओं की एक बड़ी रैली में यह कहते हुए विवाद उत्पन्न कर दिया कि वे आशा करते हैं कि उनकी पत्नी, जो एक हिंदू परिवार में पली बढ़ी थीं, ईसाई धर्म अपना लें। इस टिप्पणी ने भारतीयों और हिंदुओं के प्रति बढ़ती कटुता को एक बार फिर उजागर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के 2024 में पुनर्निर्वाचन के बाद से भारतीय अमेरिकियों ने रिपब्लिकन और मगा समूहों में फैली एशियाई विरोधी तथा नस्लवादी वक्तव्यों में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस की है। ग्रॉयपर नामक समूह, जो एक कट्टर ईसाई राष्ट्रवादी धारा का प्रतिनिधित्व करता है, विशेष रूप से भारतीय और दक्षिण एशियाई प्रवासियों के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख अपनाने में सक्रिय रहा है। इन्हीं घटनाक्रमों के बीच पहली बार अमित के भीतर गहरी असुरक्षा और अनिश्चितता उत्पन्न हुई। उन्हें लगा कि यह केवल हाशिए की अतिवादी सोच नहीं, बल्कि संभवतः एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की पूर्वपीठिका है। मन के द्वंद्व ने उन्हें रात देर तक जागते हुए प्रोजेक्ट 2025 के व्यापक दस्तावेज से अवगत करा दिया। वह दस्तावेज जिसे हेरिटेज फाउंडेशन तथा अनेक रूढ़िवादी संगठनों ने ट्रंप के संभावित दूसरे कार्यकाल के लिए रूपांकित किया था। इसे पढ़ते हुए स्पष्ट हुआ कि यह सामान्य नीति संक्षेप नहीं, बल्कि अमेरिका के शासन ढांचे को एक विशिष्ट ईसाई राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के अनुरूप पुनर्गठित करने की योजना है। दस्तावेज में वर्णित प्रस्तावों ने अमित की आशंकाओं को और बल दिया। इसमें संघीय एजेंसियों की शक्तियों को सीमित कर
बाइबलाधारित पारिवारिक नीतियों को लागू करने, सार्वजनिक शिक्षा में ईसाई मूल्यों को प्राथमिकता देने और धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रदान की जाने वाली विधिक सुरक्षा में कटौती करने का सुझाव दिया गया था। नागरिक अधिकार कानूनों की व्याख्या को इस प्रकार बदलने की बात की गई थी कि गैर ईसाई समुदायों के साथ भेदभाव की गुंजाइश उत्पन्न हो सके। दस्तावेज का स्वर कई स्थानों पर ऐसा लगता था मानो भारतीयों, मुसलमानों, यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों को अमेरिकी पहचान के लिए संभावित खतरे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो। अमित जैसे व्यक्ति के लिए, जो एक धार्मिक हिंदू हैं, यह विचार मात्र राजनीतिक विमर्श का विषय नहीं रहा, यह उनके व्यक्तिगत अस्तित्व से भी जुड़ गया। प्रोजन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने, व्यापक निर्वासन और निशाने पर रखे गए समुदायों की निगरानी संबंधी नीतियां उनके परिवार के लिए सीधा खतरा बन सकती थीं। इसके अतिरिक्त स्कूलों में क्रिटिकल रेस थ्योरी पर प्रतिबंध और शैक्षणिक बजट में कटौती जैसे कदम अल्पसंख्यक समुदायों की ऐतिहासिक स्मृतियों और सांस्कृतिक अनुभवों को हाशिए पर धकेलने की दिशा में प्रतीत हुए। उन्होंने पत्नी से कहा, यह केवल नीति नहीं बल्कि पहचान को मिटाने का प्रयास है। हो सकता है कि हमारी बेटियां अपना धर्म छुपाकर जीने के लिए बाध्य हो जाएं। प्रोजेक्ट 2025 की रूपरेखा अप्रैल 2023 में प्रकाशित प्रोजेक्ट 2025 हेरिटेज फाउंडेशन की प्रसिद्ध मैंडेट फॉर लीडरशिप श्रृंखला का ताज़ा अध्याय है, जो रीगन काल से ही रिपब्लिकन प्रशासनिक नीतियों का मार्गदर्शन करती रही है। इस दस्तावेज में लगभग 50,000 संघीय कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह राजनीतिक निष्ठावान व्यक्तियों की नियुक्ति, शिक्षा विभाग को समाप्त करने, न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधीन लाने और पर्यावरण संरक्षण, प्रजन अधिकार और इमिग्रेशन संबंधी नीतियों में व्यापक कटौती का प्रस्ताव शामिल था। इसके समर्थक इस परियोजना को वोक प्रवृत्तियों की अति और बढ़ती नौकरशाही पर नियंत्रण के लिए आवश्यक सुधार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, किंतु राजनीतिक स्पेक्ट्रम के विभिन्न हिस्सों में इसके आलोचक इसके अधिनायकवादी रुझानों और समाज पर पड़ने वाले दीर्घकालिक दुष्प्रभावों को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। मूल रूप से प्रोजेक्ट 2025 एक ऐसी कार्यपालिका की परिकल्पना करता है जिसमें समस्त शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो। यह ट्रंप के प्रथम कार्यकाल के शेड्यूल F कार्यकारी आदेश की याद दिलाता है, जिसका उद्देश्य संघीय कर्मचारियों को पुनर्वर्गीकृत कर उन्हें सरलता से हटाने का मार्ग खोलना था। नवंबर 2025 तक इस खाके के कई तत्व प्रशासनिक संक्रमण योजना में चर्चा का विषय बन चुके हैं, जिससे इसके व्यावहारिक परिणामों को लेकर तात्कालिक प्रश्न उठने लगे हैं। प्रोजेक्ट 2025 और इमिग्रेशन नीति प्रोजेक्ट 2025 का इमिग्रेशन संबंधी अध्याय अमेरिकी नीति ढांचे में व्यापक और गहरे परिवर्तन का संकेत देता है। दस्तावेज स्पष्ट रूप से वैश्विक स्तर पर प्रतिभा भर्ती की परंपरा से हटकर घरेलू एकीकरण और नियंत्रित प्रवासन को प्राथमिकता देने की दिशा में झुकाव दर्शाता है। प्रस्तावित व्यवस्था मेरिट आधारित मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें उच्च वेतन प्राप्त करने वाले, उच्च कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों तथा केवल तत्काल परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही परिवार आधारित इमिग्रेशन और गेस्ट वर्कर कार्यक्रमों को सीमित करने की अनुशंसा की गई है। प्रोजेक्ट 2025 H-1B वीजा कार्यक्रम को समाप्त नहीं करता, बल्कि इसे अधिक कठोर शर्तों और कड़े मानकों के साथ जारी रखने का प्रस्ताव रखता है। दस्तावेज में केवल सबसे अधिक कुशल और सबसे अधिक वेतन पाने वाले विदेशी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने, न्यूनतम वेतन मानकों को बढ़ाने, कुल वीजा संख्या में कमी लाने और उन कंपनियों पर कठोर निगरानी लागू करने की बात कही गई है जो H-1B कर्मचारियों का उपयोग कम लागत वाले श्रम के रूप में करती हैं। इन परिवर्तनों का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय IT पेशेवरों पर पड़ने की संभावना है, विशेष रूप से उन युवाओं पर जो छात्र वीजा से पेशेवर जीवन में कदम रख रहे हैं। एंट्री लेवल और मध्यम स्तर की नौकरियों के लिए अनुमोदन कठिन होने के कारण भारतीय आवेदकों की संख्या घट सकती है।
रोजगाराधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया, जो भारतीय नागरिकों के लिए पहले ही दशकों तक लंबी खींचती है, इन परिवर्तनों के बाद और भी धीमी पड़ सकती है। यदि पारिवारिक आधारित मार्गों को सीमित किया जाता है तो हजारों H-1B धारकों को अनिश्चित और अस्थायी स्थिति में और अधिक समय तक बने रहना पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका में जन्मे भारतीय अमेरिकियों को प्रत्यक्ष रूप से वीजा संबंधी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, किंतु इन नीतिगत परिवर्तनों के अप्रत्यक्ष सामाजिक और आर्थिक प्रभाव स्पष्ट रूप से महसूस किए जाएंगे। एक ओर, यदि विदेश से आने वाले कम कुशल या मध्यम कुशल प्रवासियों की संख्या घटती है, तो कुछ क्षेत्रों में रोजगार की प्रतिस्पर्धा अमेरिकी जन्मे युवाओं, जिनमें भारतीय अमेरिकी भी शामिल हैं, के पक्ष में झुक सकती है। परंतु दूसरी ओर, तकनीक, चिकित्सा और प्रोफेशन सेवाओं जैसे वे क्षेत्र जिनमें भारतीय अमेरिकी व्यापक रूप से कार्यरत हैं, वैश्विक प्रतिभा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विस्तृत प्रवासी नेटवर्क पर निर्भर करते हैं। अगर इमिग्रेशन कम किया गया तो नए विचार, व्यवसाय और वे नेटवर्क प्रभावित हो सकते हैं, जिनसे इन समुदायों को लगातार फायदा मिलता रहा है। इसके अतिरिक्त, कठोर इमिग्रेशन नीतियां यदि समाज में एंटी इमिग्रेंट भावना को बढ़ाती हैं, तो सामाजिक तनाव, नस्लीय गलतफहमियां और कार्यस्थलों तथा विश्वविद्यालयों में भेदभाव की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। इस प्रकार दूसरी और तीसरी पीढ़ी के भारतीय अमेरिकियों को भले ही कुछ रोजगार संबंधी लाभ प्राप्त हों, परंतु दीर्घकालिक सामाजिक और व्यावसायिक वातावरण अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। H-1B दुरुपयोग पर नियंत्रण। H-1B कार्यक्रम के आलोचकों का तर्क है कि कुछ कंपनियां, विशेषकर आउटसोर्सिंग फर्में, इस कार्यक्रम का उपयोग अपेक्षाकृत सस्ते विदेशी श्रम के रूप में करती हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार H-1B वीजा धारकों में लगभग 72% भारतीय और 12% चीनी नागरिक होते हैं। आलोचक मानते हैं कि इस प्रवृत्ति के कारण अमेरिकी कर्मचारियों, विशेषकर तकनीकी क्षेत्र के नए स्नातकों के अवसर सीमित होते हैं और कई उद्योगों में वेतन स्तर दबता है। एक सर्वेक्षण में 56% अमेरिकी नागरिकों ने विश्वास व्यक्त किया कि H-1B कार्यक्रम उनके रोजगार अवसरों को प्रभावित करता है। सरकारी जांचों ने भी इस कार्यक्रम में दुरुपयोग की पुष्टि की है। सितंबर 2025 तक श्रम विभाग 175 मामलों की जांच कर रहा है, जिनमें कर्मचारियों को कम वेतन देना, नकली कार्यस्थलों का प्रस्तुत करना और बेंचिंग अर्थात कर्मचारियों को बिना काम के लंबे समय तक बैठाए रखना जैसी अनियमितताएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सैन फ्रांसिस्को की एक संघीय अदालत में दायर मुकदमे में यह आरोप लगाया गया कि टेस्ला ने वीजा निर्भर कर्मचारियों को प्राथमिकता देकर और अमेरिकी नागरिकों को कम अनुपात में नौकरी देकर संघीय नागरिक अधिकार कानूनों का उल्लंघन किया है, क्योंकि वीजा निर्भर कर्मचारी कंपनियों के लिए अपेक्षाकृत सस्ते For young Americans worried about their career prospects, assurance that jobs are not routinely outsourced or replaced by cheaper foreign labor is an essential element of fairness and social cohesion. Thus, Project 2025's plan for a crackdown on misuse, stronger oversight, wage enforcement, fewer loopholes, better checks on employer compliance, is not inherently anti-immigrant, but is about ensuring the system works as intended, to bring in truly skilled foreign talent to complement, not displace, U.S. workers. Chain Migration and Illegal Cross-Border Entries Project 2025 explicitly calls for Congress to end chain migration by eliminating most family-based visa categories beyond the nuclear family, arguing it leads to uncontrolled growth in low-skilled immigration and strains resources. This would require legislative action, but aligns with broader Republican goals to refocus on skills over family ties. On illegal immigration, the plan prioritizes mass deportations, border wall expansion, and expedited removals, viewing unauthorized entries as a national security and economic threat. While distinct from legal pathways used by most Indian Americans, stricter enforcement could indirectly heighten scrutiny on all immigrants. Should the administration invoke Project 2025's proposed USS
Pause Authority, which allows for filing freezes during program integrity reviews. Employment-based adjustments could halt altogether, pushing tens of thousands toward forced repatriation. Strategic implications: restrictive immigration is not merely a demographic issue. It is a strategic one. The post-war supremacy of the United States drew sustenance from its capacity to attract and retain the world's brightest minds. From Cold War physicists to 21st century data scientists, immigrant talent repeatedly rejuvenated U.S. technological leadership, a system oriented toward closure. पिता और बच्चों तक सीमित परिवारों को छोड़कर बाकी परिवार आधारित वीजा रास्ते बंद कर दिए जाएं। इस दृष्टिकोण के पीछे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि व्यापक परिवार आधारित प्रवासन से कम कौशल वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ती रहती है, जिससे आर्थिक संसाधनों, सामाजिक सेवाओं और श्रम बाजार पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न होता है। यह विचार रिपब्लिकन पार्टी की लंबे समय से चली आ रही नीति रेखा के अनुरूप है, जिसमें कौशल को पारिवारिक संबंधों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। अवैध इमिग्रेशन के संदर्भ में प्रोजेक्ट 2025 अत्यंत कठोर रुख अपनाता है। योजना में बड़े पैमाने पर निर्वासन, सीमा दीवार के विस्तार और त्वरित निष्कासन प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी गई है। अनधिकृत प्रवेश को threatens to invert that dynamic. While Groypers and MAGA backers are entitled to believe they can replace non-whites with white European immigrants, the reality is different. Unlike the post-World War II era, when waves of European scientists, mostly refugees, migrated to the U.S. and spurred the tech sector in Silicon Valley, such a mass exodus is highly unlikely today. Europe, currently in the midst of a prolonged population decline, doesn't have the capacity to export people, let alone qualified scientists, to America. Plus, European citizens, who enjoy cradle-to-grave security, have very little incentive to leave their continent. Projected over 2 decades, reduced inflows of high-skill migrants could lower U.S. GDP growth by 0.3 to 0.5 percentage points annually, according to simulations by the Congressional Budget Office. Patent filings, startup formation, and STEM graduate enrollment all correlate directly with immigrant participation rates. As innovation migrates eastward to India's technology clusters, China's AI corridors, and Europe's integrated research area, America's long-term competitiveness could weaken, even as domestic employment temporarily stabilizes. Strategically, constricting exchange with India's talent pool risks dulling one of Washington's most potent soft power instruments, educational and scientific collaboration. The intellectual affinity between Silicon Valley and the Indian Institutes of Technology has been central to the partnership. If America becomes perceived as unwelcoming, the next generation of Indian engineers may pursue education in Canada or the United Kingdom instead, altering global talent flows irreversibly. Navigating a fractured partnership despite setbacks, U.S.-India relations possess deep institutional ballast. Shared strategic objectives, Indo-Pacific stability, counterterrorism, and advanced technology cooperation will sustain engagement. Yet the quality of this partnership depends increasingly on mobility diplomacy. Unless the Trump administration differentiates between economic nationalism and academic or professional exchange, goodwill will erode faster than strategic imperatives can compensate. In the near term, India is likely to amplify its self-reliant digital and defense industries while seeking reciprocal concessions, easing U.S. market access in return for collaboration. Washington, if pragmatic, may pivot to partial relaxations, such as sector-specific visas for AI, quantum computing, and semiconductor research. Without such course corrections, Project 2025 could inadvertently push India to diversify partnerships, diminishing American leverage in the Indian subcontinent's balance of power. दशकों से एक सुदृढ़ बौद्धिक संबंध रहा है। सिलिकॉन वैली और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IITs के बीच सहयोग ने तकनीकी विकास, नवाचार और उद्यमिता को निरंतर गति दी है। यदि अमेरिका को धीरे धीरे अस्वागत योग्य देश के रूप में देखा जाने लगे, तो अगली पीढ़ी के भारतीय इंजीनियर कनाडा,
ब्रिटेन या अन्य देशों की ओर रुख कर सकते हैं। यह परिवर्तन वैश्विक प्रतिभा के प्रवाह को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है और अमेरिका के लिए रणनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। भारत और अमेरिका के संबंध। इन सभी चुनौतियों के बावजूद भारत और अमेरिका के संबंधों का संस्थागत आधार अब भी सुदृढ़ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, आतंकवादरोधी सहयोग और उन्नत तकनीकी साझेदारी जैसे साझा रणनीतिक उद्देश्य दोनों देशों को परस्पर जुड़ाव बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। किंतु भविष्य में इस साझेदारी की गुणवत्ता किस दिशा में विकसित होगी, यह बड़े पैमाने पर मोबिलिटी डिप्लोमेसी अर्थात छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों के मुक्त एवं सुगम आवागमन पर निर्भर करेगा। यदि ट्रंप प्रशासन आर्थिक राष्ट्रवाद और बौद्धिक शैक्षणिक विनिमय के बीच संतुलन स्थापित करने में असफल रहता है, तो द्विपक्षीय संबंधों में मौजूद सद्भावना तीव्र गति से कमजोर पड़ सकती है। आने वाले वर्षों में भारत अपने डिजिटल और रक्षा उद्योगों के व्यापक विस्तार के साथ अमेरिका से बाजार प्रवेश जैसी रणनीतिक रियायतों की अपेक्षा कर सकता है। इसके विपरीत वॉशिंगटन व्यावहारिक नीति अपनाते हुए एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर अनुसंधान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में लक्षित वीजा प्रणालियों की ओर झुक सकता है। यदि ऐसी शिथिलता नहीं लाई गई, तो प्रोजेक्ट 2025 अनजाने में भारत को अपनी साझेदारियों में विविधता लाने की दिशा में और आगे धकेल सकता है, जिससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव क्रमशः कम हो सकता है। समापन पर यह उल्लेखनीय है कि प्रवासियों के प्रति बढ़ती नफरत ने अमेरिका के भीतर विचारशील रूढ़िवादी वर्गों को भी चिंतित किया है। बेन शापिरो जैसे कठोर आलोचकों ने फ्यूएंटेस समर्थकों को श्वेत वर्चस्ववादी और अमेरिकी संविधान तथा बहुलतावाद के विरोधी बताते हुए चेतावनी दी है कि इस प्रकार की राजनीति धीरे धीरे रिपब्लिकन मुख्यधारा में प्रवेश कर रही है। यह टिप्पणी स्वयं इस परिवर्तन की गंभीरता और संभावित प्रभावों को इंगित करती है। भविष्य की चिंता और परिवार पर गहराता असर। प्रोजेक्ट 2025 ने प्रवासी समुदाय, विशेष रूप से भारतीय अमेरिकियों के भीतर पहचान से जुड़ी एक नई बेचैनी को जन्म दिया है। पहली पीढ़ी के अधिकांश भारतीय अमेरिकी पारंपरिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह पार्टी प्रवासी समर्थक, बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की संरक्षक प्रतीत होती रही है। हालांकि हाल के वर्षों में रिपब्लिकन पार्टी ने युवा भारतीय अमेरिकी पुरुषों में कुछ प्रभाव अवश्य बनाया था, जिन्हें आर्थिक रूढ़िवाद, अपेक्षाकृत कम कर ढांचा और मजबूत शासन की राजनीति आकर्षित करती थी। किंतु 2025 की कठोर नीतियां, वीजा असुरक्षा, संभावित निर्वासन और प्रशासनिक निगरानी इन उभरते राजनीतिक रुझानों को पुनः बदलने की क्षमता रखती हैं। पार्टी राजनीति से अलग अमेरिका फर्स्ट की नीतियां विश्वविद्यालयों और कार्यस्थलों में संस्थागत समावेशिता को सीमित कर सकती हैं। भारतीय अमेरिकी सीधे लक्ष्य न भी बने, लेकिन बहुसांस्कृतिक संवेदनशीलता में कमी से सामाजिक संबंध कठोर होने लगते हैं। नागरिक संगठनों की अनेक रिपोर्टों में भारतीय पेशेवरों के प्रति माइक्रोअग्रेशन, नस्लीय टिप्पणियों और ऑनलाइन शत्रुता में वृद्धि दर्ज की गई है। अक्सर उन्हें आउटसोर्सिंग का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, मानो वे स्थानीय आर्थिक असुरक्षा के मूल कारण हों। यह वातावरण सामाजिक असुरक्षा, पेशेवर अनिश्चितता और राजनीतिक तनाव को जोड़कर एक ऐसी अनुभूति उत्पन्न करता है जिसे कई प्रवासी शर्तों पर आधारित नागरिकता के रूप में देखते हैं, जहां स्वीकृति स्थायी न होकर परिस्थितियों पर निर्भर प्रतीत होती है। जो समुदाय कभी अमेरिकी प्रवासी सफलता की मिसाल माना जाता था, वही आज अमेरिका की बदलती पहचान बहस के केंद्र में खड़ा है। कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने भी उपराष्ट्रपति जेडी वांस की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे ऐसे समय में बड़े पैमाने पर निर्वासन की बात कर रहे हैं, जब हिंदू और भारतीय अमेरिकी समुदाय बढ़ते पूर्वाग्रह का सामना कर रहे हैं। यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण चेतावनी नहीं है।
हाल ही में अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट आईस ने एक नेटिव अमेरिकन महिला को निर्वासित करने की कोशिश की। उसी समुदाय की सदस्य को जिसके पूर्वज हजारों वर्षों से इस भूमि पर बसे हैं। लेटिशिया जैकोबो का जन्म फीनिक्स, एरिजोना में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद आइस ने 24 वर्षीय इस युवा महिला को उस देश वापस भेजने का प्रयास किया जहां से उसका कोई संबंध ही नहीं है। ऐसे घटनाक्रम भले ही संख्या में कम हो, अमेरिका में नागरिकता प्राप्त प्रवासियों के बीच भय और अनिश्चितता के वातावरण को और गहरा कर रहे हैं। इन व्यापक तनावों का प्रभाव गुप्ता परिवार के भीतर स्पष्ट होने लगा है। घर का वातावरण, जो कभी खुली बहसों और उत्साहपूर्ण चर्चाओं से भरा रहता था, अब धीरे धीरे आशंकाओं और क्या हो अगर जैसे प्रश्नों से घिर गया है। माया, जो सामाजिक न्याय और प्रगतिशील मुद्दों की मुखर समर्थक रही है, अब आशंकित है कि प्रोजेक्ट 2025 की कट्टर नीतियां उसके प्रजनन अधिकारों को सीमित कर सकती हैं। तारा, जो आईवी लीग संस्थानों में प्रवेश का सपना देखती है, इस बात से चिंतित है कि उसकी भूरी त्वचा उस व्यवस्था में बाधा न बन जाए जहां ईसाई श्वेत पहचान को प्राथमिकता मिलती प्रतीत हो रही है। गुप्ता रातों को जागकर संभावित विकल्पों पर विचार करते हैं। कनाडा, सिंगापुर या भारत, जो उनके लिए जन्मस्थान न होने के कारण अब 48 वर्षों बाद एक अपरिचित भूमि जैसा लगता है। कार्यस्थल पर कई सहकर्मी मगा 2.0 पर व्यंग्य करते हैं, लेकिन गुप्ता इन संकेतों को हल्के में नहीं लेते। 2024 में ट्रंप की जीत के बाद कुछ ही सप्ताह में भारतीयों के विरुद्ध लगभग 80,000 ऑनलाइन घृणा टिप्पणियां दर्ज की गईं। यह आंकड़ा उनके लिए चेतावनी के समान था। प्रोजेक्ट 2025 H-1B वीजा कार्यक्रम को समाप्त नहीं करता, बल्कि इसे कठोर मानकों और सख्त शर्तों के साथ जारी रखने की अनुशंसा करता है। दस्तावेज में वर्णित सुधारों में केवल सबसे अधिक कुशल और सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले विदेशी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना, न्यूनतम वेतन मानकों में वृद्धि, कुल वीजा संख्या में कमी और उन कंपनियों पर कठोर निगरानी शामिल है जो H-1B कर्मचारियों का उपयोग कम लागत वाले श्रम के रूप में करती हैं। इन परिवर्तनों का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय आईटी पेशेवरों पर पड़ने की संभावना है, विशेषकर उन युवाओं पर जो छात्र वीजा से पेशेवर जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एंट्री लेवल और मध्य स्तर की नौकरियों के लिए स्वीकृति कठिन होने से भारतीय आवेदकों की संख्या में गिरावट आ सकती है, जिससे भावी इमिग्रेशन मार्ग भी प्रभावित हो सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद गुप्ता हार नहीं मानते। वे प्रोजेक्ट 2025 की डिस्टोपियन दृष्टि के विरोध में अपनी भागीदारी को और अधिक सक्रिय बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे जनमत सर्वेक्षणों में रूढ़िवादी रुझान मजबूत दिखाई देने लगे हैं, अमेरिका की बहुलता पर उनका विश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा है। वे कहते हैं, मैंने अपना जीवन ई प्लूरिबस उनुम, अनेकता में एकता की भावना पर खड़ा किया। अब लगता है कि अनेकता में एक ही आस्था का प्रभुत्व दिखाई दे रहा है। गुप्ता परिवार के लिए अमेरिकी सपना अभी भी उपस्थित है, किंतु उसके पीछे अब कॉन्टिंजेंसी प्लान्स की छाया है, यह स्मरण कराते हुए कि किसी भी क्षण अपनापन छीना जा सकता है। उनकी कहानी उन 50 लाख भारतीय अमेरिकियों की सामूहिक चिंता को प्रतिबिंबित करती है। एक प्रवासियों के देश में हम को परिभाषित करने का अधिकार आखिर किसके पास है?